हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक है हिंदी की, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या र ल व। तो इसमें अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, इसमें देखिए ड है, शा है और टा है और या है, तो या हो गया हमारा अंतस्थ व्यंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से ओ का उच्चारण स्थान, जो उच्चारण स्थल कौन सा है। तो ओ को हम लोग कहाँ से वो उच्चारण करते हैं, तो ओ को हमने बताया था ना, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ से ओ का उच्चारण करते हैं। ओ का और अ का उच्चारण हम कंठ और होस्ट से करते हैं, ठीक है। और ए का और ए का उच्चारण हम लोग कंठ तालव्य, कंठ और तालु से करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि चा और छा वर्ड के उच्चारण स्थान कौन से हैं। चा और छा, देखिए काखा गगा अंगा कंठ, ठीक है। KTMDO याद किया था ना, कि उसके बाद टी टी, तो जो कंठ के बाद काखा गा के बाद आता है चाचा जा, तो चाचा जा को हम किससे जो है करेंगे, टी मतलब तालु से करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है क, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है क ज एंड फ, ये ध्वनियाँ क ग ज फ, ये ध्वनियाँ किसकी हैं। तो ये किसकी ध्वनियाँ होती है, जिसके नीचे नुक्ता लगा होता है, तो किसकी ध्वनियाँ होती हैं, ये होती हैं हमारी अरबी और फारसी में। ये ज़्यादातर उर्दू में यूज़ करे जाता है, तो ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तो कौन से तालव्य व्यंजन होते हैं, तो फिर वही वाला फॉर्मूला KTMDO। तो के से कंठ, कंठ वाले देखिए इसमें है नहीं, काखा गंगा, और उसके बाद जो है, उसके बाद होता है टी मतलब तालु, ठीक है। तो तालु से कौन से बोले जाते हैं, चाचा अंगा, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाचा अंगा, चाचा इया, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हमारा तालु से बोला जाता है। ओके, उसके बाद है कौन सा वर्ड घोष नहीं है। कौन सा वर्ड इसमें से घोष नहीं है, तो इसका ता वाला जो हो जाएगा वो घोष नहीं होगा, क्योंकि घोष वाले कौन से होते हैं वर्ड, घोष वाले लास्ट वाले जो 3 होते हैं वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो री स्वर बताइए आप किस में नहीं है, तो री स्वर किस में नहीं है। तो देखिए इसमें पहला शब्द है कृपा, दूसरा है दृष्टि, तीसरा है कृष्णा, चौथा है आज। तो किसमें री नहीं है, तो री किसमें नहीं है, हमारा री आज में नहीं है, और सब में री है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों, नासिक की ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ क्या कहती हैं, कहलाती हैं अनुस्वार कहलाती हैं, ठीक है। अनुस्वार और अनुनासिक, ठीक है। जो स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ होती हैं, नासिक की ध्वनियाँ जो नाक से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ओ और ओ किस प्रकार के वर्ड हैं। तो ओ और ओ कौन से किस प्रकार के वर्ड हैं, तो ये हैं ये हैं, हाँ कंठोष्ठ हैं ये, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कंठोष्ठ। और जो ए होते हैं कंठ तालव्य होते हैं, ठीक है। अब हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52, ठीक है। 52 कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 होते हैं, उदित नारायण तिवारी के अनुसार 51 होते हैं, जो इन्होंने री को अनावश्यक समझा है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है स्वर ध्वनियों के प्रकार होते हैं। स्वर ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो स्वर ध्वनियाँ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है, प्लुप्त भी होता है। तो उपयुक्त तीनों, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों ही होते हैं। उसके बाद आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ड का वैशिष्ट है। जो बा वर्ड है वो कैसा है, देखिए ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्प प्राण, आघोष, या फिर
निर्नुनासिक, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दियोष्ठ, ठीक है। दियोष्ठ है, ये स्पर्श व्यंजन है, वो तो है ही। अल्प प्राण भी है, घोष भी है और निर्नुनासिक भी है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ओके। उसके बाद है निम्न में से स्वर ध्वनि कहलाता है, सॉरी निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। तो अर्ध स्वर कौन कहलाता है, या और वा। तो यहाँ पे क्या है, वाह है नहीं, या दिया है, इसलिए या को हम अर्ध स्वर मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है। जो महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती हैं। पहला दूसरा होता है, दूसरा चौथा होता है, या दूसरा तीसरा होता है, या ये पहला चौथा होता है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो महाप्राण ध्वनियाँ वो होती हैं जो दूसरा और चौथा होता है, वो महाप्राण होता है, ठीक है। ये दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, और पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है, ध्वनि है, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को, लघुत्तम मतलब सबसे छोटी से छोटी इकाई, तो कौन सी होती है, ध्वनि होती है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो समझने की कोशिश करिए, अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे ना तो आप बहुत ही ईजिली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं, पहला तीसरा और पांचवा। देखिए पहला तीसरा पांचवा कौन सा है, चा, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चा। तो चा क्या है, पहला है, इसलिए ये क्या है, अल्प प्राण है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, तो का हो गया, चा हो गया, टा हो गया, या हो गया। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों स्पर्श व्यंजन है, लेकिन या जो होता है, या होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन, ये स्पर्श नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कौन सी ध्वनि कंठ ध्वनि है, ठीक है। तो कंठ ध्वनि कौन सी है, का और खा है। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट, का और खा क्या है, कंठ ध्वनि है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है वर्ण माला किसे कहेंगे। तो जहाँ पे व्यवस्थित या फिर क्रमबद्ध की बात करी गई होती है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं, इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हिंदी की सा ध्वनि है। हिंदी की सा ध्वनि क्या होता है, तो सा ध्वनि को हम लोग कहाँ से बोलते हैं, तालव्य से बोलते हैं। ईचु ऐशा नाम, वो संस्कृत का फॉर्मूला है ना, ईचु ऐशा नाम, ई छोटी ई और जो चू होता है मतलब चा वर्ग और सा से सलजम स और ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, ये सब बोले जाते हैं हमारे तालव्य से। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 61 कह रहा है कि कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है। इसमें से ओष्ठ कौन नहीं, कौन सा ओठ से नहीं बोला जाता है। तो कौन सा नहीं बोला था, आ नहीं बोला था, क्योंकि आ कुहा विसर्जनीय नाम कंठा। आ को कहाँ से बोलते हैं हम, कंठ से बोलते हैं, ठीक है। ओके टीएम ड्यू, इससे जो है व्यंजन याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग संस्कृत के फॉर्मूले से याद करें तो इससे बहुत ईजिली याद कर सकते हैं, ठीक है। स्वर व्यंजन सब एक ही में याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, का खा गा, ये अल्प प्राण है, नहीं है, क्योंकि लाइन से सारे अल्प प्राण थोड़ी होते हैं। अल्प प्राण तो पहला तीसरा और पांचवा होता है ना। फिर चा जा और इया, ये है अल्प प्राण, बिल्कुल है, क्योंकि ये पहला तीसरा और पांचवे की बात करी गई ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या है, अल्प प्राण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का मतलब क्या नहीं होता है, रंग नहीं होता है, जाति नहीं होता, आकाश नहीं होता, या अक्षर नहीं होता। देखिए वर्ण मतलब रंग भी होता है, वर्ण मतलब जाति भी बोलते हैं, होती है। वर्ण देखिए आप वो पढ़िए हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें ज़्यादातर जाति को वर्ड से ही संबोधित किया गया है। अक्षर तो होता ही होता है, लेकिन आकाश नहीं होता। आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं पर वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष कौन सा नहीं है, तो कौन सा घोष नहीं है, तो ये त जो है वो घोष नहीं है, ठीक है। उसके बाद है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, जी यही राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें हम नाक से बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या होता है, ये होता है हमारा
अनुस्वार, ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 66 कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, ठीक है। री किस में नहीं है? कृपा में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, कृष्णा में नहीं है, रिवाज में नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि रिवाज में नहीं है। रिवाज क्योंकि इसमें रा है लेकिन री नहीं है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण कौन सा होता है? के टी एम डी ओ। तो डी मतलब कखा गंगा चचजैया टठड़ा ताथा ददना, जो ताथा ददना होते हैं वो होते हैं दंत। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, जो ता है ये क्या है? दंत है। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ 68 की तरफ। 68 कह रहा है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जो घा है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का खा गा घा, तो ये क्या है? ये पहली लाइन है, मतलब के से कंठ, ये जो है कहाँ से उच्चारण इसका किया जाता है? तो कंठ से किया जाता है। तो बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या होगा? तो देखिए इसका सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा संतान, ठीक है, फिर आएगा शकल, फिर आएगा सक्षम एंड फिर आएगा सचल। तो हिंदी जो शब्दकोश होता है, जो हिंदी की डिक्शनरी होती है, उसमें ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब ऐसे ये आते हैं, ठीक है, ऐसे क्रम से आते हैं। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ड कौन से हैं? तो अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण दूसरा और चौथा। तो ता था, तो पहला ये राइट हो जाएगा कि जो था से था थर्मश है, ये क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ड के साथ आता है? तो अंग और वाह आह किसके साथ आते हैं? आ के साथ आते हैं। आ के ऊपर जो है अनुस्वार और विसर्ग दोनों के यूज के लिए हम किसको लाते हैं? आ के ऊपर दोनों ही यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन बी। छा वर्ड किसके योग से बनता है? तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं। जो छा होता है वो कैसे? एक स्वर रहित, एक स्वर सहित, और उसमें क्या होता है? इसमें सलजम, इसमें जो है वो षटकोण वाला ही शा होता है, ठीक है। पहला जो का होगा वो स्वर रहित, और जो शा होगा वो स्वर सहित होगा, ठीक है। तो क और श। उसके बाद है 73 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक कौन सा होता है? तो देखिए इसका अमात्रिक मतलब जिसमें मात्रा ना हो। तो कारखाना, अमिताभ, चहचहाना सब में मात्रा है, लेकिन करलव ये बिना मात्रा का 4 अक्षर का शब्द है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि अयोगवाह, अयोगवाह देखिए अयोगवाह नहीं होता, अयोगवाह होता है, ठीक है। आ के योग से बना हुआ, ठीक है, लेकिन वो व्यंजन के लिए अपना अर्थ प्रकट करता है। इस टाइप से इसकी डेफिनेशन होती है अयोगवाह की। अयोगवाह कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो विसर्ग को कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, या महाप्राण को। तो जाहिर सी बात है अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार और विसर्ग को। तो यहाँ पे विसर्ग है, तो विसर्ग राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 75 ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो के टी एम ट वर्ग में कौन सा होता है? चसजा इया टठड़ा अड़ा। तो कौन से हो जाते हैं? के टी वो कखा का अंगा चछजा इया टठड़ा, ये तीसरी लाइन होती है ना। तो पहली लाइन मतलब के कंठ, दूसरी लाइन टी मतलब तालव्य, तीसरी लाइन एम के टी एम मतलब मूर्धन। जो टठड़ा अड़ा वाले शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? मूर्धन्य होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है प्रत्यन्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला कैसी ध्वनि है? ला पार्श्विक ध्वनि है, ये हमने याद किया था ना। ला पार्श्विक है और रा कैसा है? लुंठित है, ठीक है। ये हमें याद ही रखना है कि ला पार्श्विक है और रा जो होता है वो लुंठित होता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो बताइए इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? पहला है छ, उसके बाद है त्र, उसके बाद है श, उसके बाद है त्रास्य श्रमिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, क्योंकि जो शास से षटकोण है ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन है,
ठीक है। उसके बाद है निम्न निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो स्पर्श संघर्षी कौन सा है? जा क्या है हमारा? स्पर्श संघर्षी है। ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो इसकी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि छ कैसे कैसे बनता है। का, ठीक है, एंड सा से बनता है। ठीक है। छा तो जब का और शा से बनता है तो का के बाद ही आएगा। ठीक है। तो अगर जो भी वर्ड्स बनते हैं जो पहला अक्षर होगा उसके बाद ही आता है। ठीक है। तो का के बाद आता है हमारा छा से छतरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। उसके बाद है ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव्य। बहुत बार बात कर चुके हैं। ए है कंठ तालव्य, ओ कंठोष्ठो। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, व। ठीक है। या, रा, ला, व। तो कौन सा नहीं है? हाँ नहीं है। ठीक है। उसके बाद अघोष वर्ड कौन सा है? तो अघोष वर्ड कौन सा है इसमें? तो इसमें देखिए श जो है ये अघोष वर्ड है। ठीक है। ये यूपीएससी में लोअर में पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। उसके बाद 85 कह रहा है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तालव्य तो कौन सी है? के, टी, एम, टी मतलब तालव्य। तो चाचा जो चाचा चाचा वाली लाइन है ये क्या है? तालव्य है। ठीक है। और जो काका गगा वाली लाइन होती है ये होती है कंठ होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। तो कहाँ है पहला, तीसरा, पांचवा में से कुछ है? तो देखिए ये देखिए ता जो है ये पहला ही वर्ड है। ता, था, दा, धा। तो ये क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है। 87 कह रहा है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत ध्वनि है। इसमें से कौन सा है जो स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है, दंत भी है? कौन सी है बताइए? तो देखिए इसका भा तो होगा नहीं। ठीक है। प, फ, ब, भा। ये क्या है? ये क्या है? ये महाप्राण तो है, स्पर्श भी है, लेकिन ये क्या है? ठीक है ये नहीं है। क्योंकि देखिए होता क्या है? के, टी, एम, डी, ओ। तो ये काखा गगा, चाचा चाचा, चाचा काखा का चाचा, टठरा टठरा तथा न पफ व म। ठीक है। तो जो पाफा बाभा माँ होता है, पाफा बाभा माँ होता है, ये कहाँ से बोला था? होस्ट से बोला जाता है। ठीक है। और ये दंत नहीं है। ठीक है। तो ये जो भा है क्या है? ये दंत नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो भाग कौन सा होता है? दंत कौन सा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ताथा तन्ना जो होते हैं, ताथा तन्ना ये क्या होते हैं? ये दंते होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो ये इसमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें पूछ दे रहे हैं। ठीक है। तो कौन सी है? सबसे पहले स्पर्श है। तो स्पर्श तो ये सारी ही है, सारी नहीं है। मतलब जो या हा है ये स्पर्श नहीं है। ठीक है। उसके बाद महाप्राण है मतलब वो जो है दूसरा और चौथा होना चाहिए। तो दूसरा चौथा कौन सा है? ता, था भी है, पा, फा, बा, भा भी है, और ता, था, दा नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों कट गए। ठीक है। ये दोनों कट गए। आप देखिए आप कह रहा होस्ट से कौन सा बोला जाता है? तो होट से हमारा बोला जाता है प, फ, ब, भ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ये इसका भा हो जाएगा जो इन सब पे फिट बैठेगा। ठीक है। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 89। तो 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत स्वर है? एक होता है समृत, एक होता है विवृत। तो समृत स्वर कौन सा? ई जो होता है वो समृत स्वर होता है। ठीक है। ये वाला। उसके बाद हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है? टाटा टाड़ा इस मूर्धन्य। उसके बाद है हिंदी में बा ध्वनि है। बा क्या है? तो बा है हमारी ओष्ठ, पा, फ, ब, भ। ये ओष्ठ ध्वनियाँ है। ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि कौन सी है? ता, था, दा, धा। ये दंत ध्वनि है। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत स्वर है? समृत स्वर कौन सा? अभी हमने पढ़ा था, ऊपर वाला क्वेश्चन ही रिपीट हुआ है कि जो
ई है वो क्या है, समृद्ध स्वर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से दंतोष्ठ कौन सा है। तो दंतोष्ठ कौन सा है, तो जो वाह होता है ये दंतोष्ठ होता है, ठीक है। जो वाह होता है ये दंत, दांत और ओठ से दोनों से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित वर्डों में कौन सा मूर्धन्य ध्वनि का एग्जाम्पल है। तो मूर्धन्य कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य हमारे होते हैं मूर्धन्य होते हैं हमारे टाठा डठा अड़ा, ठीक है। केटीएम हमने याद किया है ना, ये हो गया। उसके बाद शाह, जो शाह होता है वो कहाँ से बोला जाता है, शाह बोला जाता है हमारा तालव्य से, तालु से बोला जाता है शाह, क्योंकि हमने याद किया था ना ईचु ऐशा नाम तालव्य, ठीक है। ई छोटी ई, बड़ी ई और जो चा वर्ग और शाह, ये सब क्या होते हैं, ये सब तालव्य से बोले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो पार्श्विक कौन सा होता है, रा होता है, बताइए रा होता है कि ला होता है। तो पार्श्विक हमारा कौन सा होता है, ला होता है, ठीक है। पार्श्विक ये ला होता है, ठीक है। और उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, इसमें देखिए इतना शाही देते हैं साथ षटकोण, क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिफरेंट लगता है ना, तो इसको दे देते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो सा पे आपको ध्यान रखना है कि शाह सिंपल सा शाह होता है, ये क्या होता है, ये हमारा ऊष्म व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि या रा ला वा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, शाह शाह ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर कौन सा होता है, या और वा जो है अर्धस्वर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 101 कह रहा है कि इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है हमारा, फ से फल, ये संयुक्त व्यंजन नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है व्यंजन पार्श्विक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, अभी इसके बारे में बात करी थी हमने कि ला जो होता है पार्श्विक होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो जो ऊ होता है, ऊ कैसा स्वर होता है, ऊ होता है हमारा ये पष्ट संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। पष्ट संयुक्त स्वर होता है, ठीक है। उसके बाद है वा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो वा का उच्चारण स्थान हम लोग कहाँ से करते हैं, दंतोष्ठ, अभी बात करी थी दंतोष्ठ से वा का उच्चारण स्थान करते हैं, ठीक है। और कौन से होते हैं, और होता है कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण कौन सा होता है, चौथा और दूसरा होता है ना। तो इसमें खा हो गया, जा हो गया, घा हो गया और झा हो गया। कौन सा है, जो जा होता है, चा छा जा, ये तीसरा होता है, इसलिए ये होता है हमारा अल्प प्राण, ठीक है। उसके बाद है किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु किसका होता है, ए का होता है, ए का और ए का होता है। तो ए और ए का कंठ तालव्य हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी। और ये ओ और ओ का कंठोष्ठ हो गया, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है, तो हा को हम लोग बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। उसके बाद है निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो स्पर्श संघर्षी कौन सा हो गया, तो ये हो गया हमारा ज, ये स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, ठीक है। उसके बाद है विसर्ग का बना शब्द कौन सा है। तो विसर्ग से कौन सा बना है, देखिए अध और द्वित। उसके बाद है निष्पर्श थोड़ा सा, तो इसमें से कौन सा है, बी वाले में सिर्फ लगा हुआ है बीच में विसर्ग, और कहीं भी विसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। तो बी इज राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं, तो तालव्य व्यंजन होते हैं चा छा जा झा इया, ये होते हैं हमारे तालव्य व्यंजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष कौन सा नहीं है, तो घोष नहीं, हमारा जो ता होता है वो घोष नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो री स्वर किस में नहीं, आज, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि जो आज है इसमें री नहीं है। देखिए और सब में री है ना, कृष्णा, कृपा, दृष्टि, ये सारे।
तो जो वर्णमाला के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन 112 क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सारे हमने करा दिए हैं। तो आप लोग फिर से वीडियो देख लीजिएगा और फिर से जो है आप बार बार जो है इसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले जो विराम चिन्ह के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा प्लीज़।